आज पढ़ने वाले हैं हम बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। कल हमने कवर किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुरू करते हैं बेटा। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, यानी कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो करते हैं, उसका कंट्रोल होता है बेटा CNS द्वारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, किसके द्वारा? CNS द्वारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो हम करते हैं ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, एक्चुअल में इसके सेंटर्स कहाँ पर होते हैं जो सेंस करते हैं कि इंस्पायरेशन होगा एक्सपायरेशन होगा? तो हम बेटा अगर सेंटर्स की बात करें, रेस्पिरेटरी सेंटर्स की बात करें, तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स मेनली पाए जाते हैं मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में। कहाँ पर बेटा? मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में। ठीक है, मेनली। और पोंस वेरोलाई। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा पूरा स्केच बनाकर, कहाँ पर मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, कहाँ पोंस वेरोलाई। ठीक है। अच्छा, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा की बेटा बात करें तो ये क्या करता है? रेगुलेट द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बाय कंट्रोलिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। क्या बोल रहा है बेटा? जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा होता है, इसमें जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल करते हैं कि कब डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, कब रिलीज करना है, कब जो हमारी मसल्स होती हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, उनको कॉन्ट्रैक्ट कराना है, कब उनको रिलैक्स कराना है। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारा मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। अच्छा, पोंस वेरोलाई की बात करूं बेटा मैं, इसमें पाए जाते हैं जो सेंटर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके एपन्यूस्टिक सेंटर्स, और आपके पाए जाते हैं कौन से सेंटर्स बेटा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स। ठीक है बेटा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। पोंस में न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर्स पाए जाते हैं। ठीक है। ठीक है बेटा, मेड्यूला की अगर हम बात करें, मेड्यूला में ये जो सेंटर्स पाए जाते हैं वो दो लोकेशंस पर पाए जाते हैं, एक डोर्सल साइड पर और एक वेंट्रल साइड पर। जो डोर्सल साइड पर बेटा जो सेंटर होते हैं उनको वो मेनली वर्क करते हैं इंस्पायरेशन में। किसमें बेटा? इंस्पायरेशन में। ठीक है, इंस्पायरेटरी सेंटर्स बोलते हैं। वेंट्रल साइड पर बेटा एक्सपायरेटरी सेंटर्स। ठीक है बेटा, मैं अभी आपको सब चीज दिखाऊंगा, कहां पर डोर्सल साइड है, कहां पर वेंट्रल साइड है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बात करते हैं पोंस की। किसकी बेटा? पोंस। ठीक है, पोंस वेरोलाई। तो जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं पोंस में, वो अपर पोंस पर पाए जाते हैं, यानी कि अपर साइड में पाए जाते हैं, और जो एपन्यूस्टिक सेंटर्स होते हैं वो लोअर पोंस पर पाए जाते हैं। अच्छा बेटा, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिदम सेंटर। कहना है ये जो रिदम सेंटर होते हैं, कौन से रिदम सेंटर? डोर्सल और वेंट्रल वाले जो रिदम सेंटर होते हैं, यानी कि मेड्यूला वाले जो रिदम सेंटर्स होते हैं जहाँ पर पाए जाते हैं रिदम सेंटर मेड्यूला में, ये उनको क्या करते हैं? उनके फंक्शन को मॉडरेट कर सकते हैं। ठीक है। कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, और इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को भी कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे देखेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, जो एपन्यूस्टिक सेंटर्स होता है ये कंट्रोल में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर की। ठीक है, और ये मेनली वर्क करता है इंस्पायरेशन को स्टार्ट करने में। ठीक है, अभी देखेंगे, आगे देखेंगे कैसे होता है। अच्छा बेटा, कुछ और सेंटर्स भी होते हैं, जैसे केमोसेंसिटिव एरिया होता है एक। ठीक है बेटा, कहाँ पर होता है? सिचुएटेड नियर रिदम सेंटर्स। जो मेड्यूला में जो रिदम सेंटर्स होते हैं, इनके पास पाया जाता है एक सेंटर, इसको बोलते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। ठीक है बेटा। अच्छा, ऑर्टिक आर्च, कैरोटिड आर्टरी रिसेप्टर, ये भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं CO2 को और H+ को। ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? नियर हार्ट। कहाँ पर बेटा? नियर हार्ट, या फिर बोल सकते हैं हम जो एओर्टा महाधमनी होती है उसके पास। ठीक है बेटा, कीमोसेंसिटिव एरिया। ठीक है बेटा, कहाँ? सिचुएटेड नियर रिदम सेंटर। और आर्टिक आर्च, कैरोटिड, ये वाले रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं? हार्ट के पास या महाधमनी के पास। और ये सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 और H+। कैसे बेटा? जैसे CO2 का और H+ का लेवल बॉडी में बढ़ता है, ये तुरंत सिग्नल भेजते हैं किसके पास बेटा? रिदम सेंटर के पास, टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे कैसे। स्केच बनाते हैं।
ये हमारा सेरेब्रम, ये हमारा मिड ब्रेन, ये हमारा पोन्स वाला, और ये वाला हमारा मेड्यूला। ठीक है, यहाँ पर होता है अपन का सेरिबेलम। ठीक है, पूरा स्केच बना देते हैं बेटा, फिर उसके बाद समझते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है अपन का न्यूमोटैक्सिक सेंटर। 1 by 1 न्यूमोटैक्सिक सेंटर। यहाँ पर बेटा जो लोअर पोन्स है ये होता है बेटा एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये वाला, ये हमारा होता है डोर्सल एरिया, ये अपन का होता है वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, और ये इनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यही होता है बेटा अपन का रिदम सेंटर। ठीक है, ठीक है, मैं लंग्स भी बना देता हूँ बेटा, साइड में बना दे रहा हूँ। काम चला लेना बेटा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये स्टर्नम है और ये रिब्स है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ दूसरे रिसेप्टर भी हैं बेटा, यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये है हमारी आयोटिक आर्च, और ये है हमारी कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल इंटरनल है, उसको छोड़ दो। ये वाली बेटा लेफ्ट वाली है और ये राइट वाली है। और यहाँ पर बेटा पाए जाते हैं ये जो बाइफरकेट हो रहा है कैरोटिड आर्टरी। पहले मैं स्केच बना लूँ, फिर बताऊंगा आपको मैकेनिज्म। ये बाइफरकेट हो रही है यहाँ से, जो कैरोटिड आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, लेफ्ट वाली है और ये राइट वाली है। ये इसको आर्च ऑफ एरोटा भी बोलते हैं, ऑर्टिक आर्च भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाले होते हैं बेटा अपन को, ये वाले ऑर्टिक रिसेप्टर्स, और ये होते हैं अपन के कैरोटिड रिसेप्टर्स। ठीक है, एक बेटा एरिया यहाँ पर होता है, ये वाला पोर्शन पे रिदम सेंटर के पास, ये अपन का होता है
कीमो सेंसिटिव एरिया। ठीक है, तो आप समझ गए बेटा कौन सा सेंटर कहाँ पर है, कौन सा एरिया कहाँ पर है। अब देखते हैं बेटा थोड़ी सी मैकेनिज्म। बेटा ये जो डॉर्सल एरिया होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ये वाला डॉर्सल रिदम सेंटर का, जो रिदम सेंटर है हमारा, ये पूरा मेड्यूला के अंदर, ये वाला रीजन बेटा मेड्यूला का है, ये मेड्यूला है, और ये पॉन्स और ये सेरिबेलम। ठीक है, ये बॉडी के बैलेंस बनाता है, तो इसकी बारे में अभी बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे जो अपन के रिसेप्टर हैं उनके बारे में। तो होता क्या है, रिदम सेंटर का ये वाला जो डॉर्सल, ये वाला सेंस बेटा जो है, ये वर्क करता है इंस्पायरेशन में। इसमें बेटा इंस्पायरेशन, और यहाँ पर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिसेप्टर। और जो वेंट्रल वाला जो पोर्शन होता है, वेंट्रल वाला, ठीक है, इसमें जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो होते हैं एक्सपायरेटरी रिसेप्टर। कौन से होते हैं? एक्सपायरेटरी रिसेप्टर। ठीक है, कौन से होते हैं? एक्सपायरेटरी रिसेप्टर। अब होता क्या है बेटा, रिदम सेंटर जो होता है ये भेजता है सिग्नल बेटा, जो एसेसरी मसल्स होती हैं, आई मीन जो ब्रीदिंग की मसल्स होती हैं, एसेसरी मसल्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, उनके पास रिसेप्टर भेजता है, डायफ्राम के पास भेजता है। अच्छा बेटा, जो डायफ्राम के पास भेजता है वो डॉर्सल वाला एरिया, जो डॉर्सल जोन होता है, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, वो डायफ्राम के पास सिग्नल भेजता है कि भैया तुम जो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, और जो ये वाले जो एक्सपायरेटरी रिसेप्टर्स होती हैं, ठीक है, या फिर मैं बात करूं जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है रिदम सेंटर का, वो भी सिग्नल भेजता है किसके पास? जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं बिटवीन रिब्स, जो रिब्स के बीच में पाई जाती हैं, ठीक है, उन मसल्स के पास, कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। ऐसा नहीं है बेटा ये एक्सपायरेटरी रिसेप्टर हैं तो सिर्फ एक्सपायरेशन में ही हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं ये इंस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। सेम केस इंस्पायरेटरी रिसेप्टर। ठीक है, तो रिदम सेंटर भेजता है सिग्नल किसके पास? डायफ्राम के पास और मसल्स के पास। और ये क्या करते हैं? डायफ्राम नीचे जाता है और जो रिब्स हैं हमारी ऊपर को उठती हैं। ठीक है बेटा, ऊपर को उठ कर आती हैं, यानी कि इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से, और ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम जो होता है वो हो जाता है इंक्रीज। ठीक है, और लंग की जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, मैं पल्मोनरी वॉल्यूम की बात करूं, वो भी हो जाता है इंक्रीज। जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो इंस्पायरेशन होता है। ठीक है बेटा, एक बात सोचो, जब आपने इंस्पायरेशन किया, ठीक है, तो बेटा उसकी एक लिमिट होती है ना, लिमिट होती है ना, या ऐसा होता है कि आपने इंस्पायरेशन किया तो हवा लिए पड़े हैं अंदर और जल्दी तो फूलते गए। अरे बेटा बस्ट भी हो सकती है। एक्चुअल में एक लिमिट में इंस्पायरेशन हो, इसलिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जब इन वाले रिदम सेंटर ने सिग्नल भेजा अपन के लंग्स के कैप के भैया वॉल्यूम बढ़ाओ। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ये सिग्नल भेजता है अपन के रिदम सेंटर को भैया जो है आप रुक जाओ। ठीक है, क्या करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिदम सेंटर पे सिग्नल भेजता है कि भैया रिदम, जैसे कि मैं अगर ग्राफ पर आपको बताऊं तो ये है एक लिमिट रिदम सेंटर जो सिग्नल भेजना स्टार्ट किया रिदम सेंटर ने। ठीक है, एक लिमिट तक जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसी समय न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है बेटा सिग्नल भेजेगा किसके पास? रिदम सेंटर के पास, भैया यहाँ पर ये हो गया स्टॉप। ठीक है, मान लो पॉइंट है स्टॉप। अब जब हो गया स्टॉप तो क्या होगा
क्या होगा बेटा, जाहिर सी बात है, जो एयर अंदर गई है वो बाहर भी आएगी। समझ रहे हो ना, जो एयर अंदर गई है वो बाहर भी आएगी। ठीक है। और जब वो बाहर आएगी तो हमारा होगा एक्सहेलेशन, यानी कि जो डायफ्राम है वो ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, और जो हमारी मसल्स, ठीक है, वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगी, पोजीशन में, और कहाँ पर होगा एक्सहेलेशन। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बेटा होता ये है कि ये जो आपका सेंटर दिख रहा है, कौन सा सेंटर? ये वाला सेंटर। ठीक है, ये दोबारा से सिग्नल भेजता है रिदम सेंटर के पास, भैया तो रुक गए थे, तुम हो जाओ फिर से स्टार्ट। तो रिदम सेंटर जो स्टार्ट हो जाता है, और फिर सिग्नल भेजता है, फिर से दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्टली कहीं ना सेंटर जो होता है वो इंस्पिरेशन को स्टार्ट कराने में काम आता है कि इंस्पिरेशन कराता है किसको? सिग्नल भेजकर, जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसको सिग्नल भेजकर। ठीक है, रिदम सेंटर को सिग्नल दोबारा से इंस्पिरेशन चालू, और न्यूमोटेक जो होता है वो सिग्नल भेजता है कि भैया रुक जाओ। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी बुक्स में ये न्यूमोटेक सेंटर होता है, सिग्नल भेजता है। बहुत सारी बुक्स में ये भी है कि न्यूमोटेक सेंटर होता है, सिग्नल भेजता है एग्नोस्टिक सेंटर को कि भैया तुम जो हो इंस्पिरेशन मत कराओ। ठीक है। तो ये भी बहुत सारी बुक्स में दिया गया है। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर मैं बात करूं जो कीमोसेंसिटिव एरिया है, जैसे ही ब्लड में हमारे CO2 या H+ की कंसंट्रेशन बढ़ना होती है चालू। ठीक है। ये एरिया जो है ये एरिया बेटा ब्रेन में है, तो जाहिर सी बात है H+ है, CSF में ही बढ़ेगा, CSF में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जैसे ही H+ या फिर कंसंट्रेशन बढ़ना चालू होती है, ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, सिग्नल भेजता है रिदम सेंटर को कि भैया एडजस्टमेंट नेसेसरी। या फिर इसी की तरह बेटा दूसरे सेंटर्स होते हैं, ऑर्टिक रिसेप्टर, कैरोटिड और कैरोटिड रिसेप्टर। बेटा ये हार्ट से अरोटा होती है। तो उसी की बोलते हैं आर्च ऑफ में पाए जाते हैं बेटा आपके ऑर्टिक रिसेप्टर। और बेटा इसी अरोटा में से ये जो अरोटा होती है इसी में से निकलती है कैरोटिड आर्टरी। इनका जो जहां पर ये बाइफरकेट जहां से इनका डिवीजन होता है बाइफरकेट। ठीक है। तो वहां पर भी रिसेप्टर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं कैरोटिड रिसेप्टर। ठीक है, कैरोटिड रिसेप्टर। ठीक है। जैसे ही देखते हैं कि ब्लड है ना, ब्लड में CO2 का लेवल हो रही है बेटा इंक्रीज। ठीक है। या फिर O2 हो रही है डिक्रीज। तुरंत बेटा सिग्नल भेजते हैं रिदम सेंटर। ठीक है। ये ठीक है। ये सिग्नल भेजते हैं रिदम सेंटर को। ये वैगस नर्व और ये बेटा ग्लासोफैरिंजियल नर्व। ये वाले जो होते हैं कैरोटिड रिसेप्टर, ये इनको लेकर कौन जाता है इनका संदेश ग्लासोफैरिंजियल, और इनका संदेश लेकर कौन जाता है आर्टिक रिसेप्टर्स का वैगस नर्व। ये सिग्नल भेजते हैं रिदम सेंटर के भैया CO2 का लेवल हो गया ज्यादा। अब जब CO2 का लेवल हो गया ज्यादा तो ये क्या करता है? ये नेसेसरी एडजस्टमेंट कराता है। ठीक है। जैसे मान लो कमरे में फंस गए हो। ठीक है। CO2 अब जाने लगी तो क्या होता है? आने लगती है। ये एडजस्टमेंट जो है खांसी के द्वारा को निकालने का एक्चुअल में करता है अपन का रिदम सेंटर। ठीक है बेटा। तो ये बेटा ऐसे ही सेम केस के रिसेप्टर के बारे में भी होता है। ठीक है। फर्क सिर्फ इतना होता है ये ब्लड से CO2 को फर्क बेटा सिर्फ ये होता है, जो एरोटिक और कैरोटिड रिसेप्टर होते हैं, ये वाले रिसेप्टर ये ब्लड से CO2 को और H+ को सेंस करते हैं कि ब्लड में बढ़ गई है। ठीक है। और ये जो होता है ये CSF से, जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है ये CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेंस करता है कि CO2 और H+ का लेवल
कैसा है। कुल मिला के जो काम होता है बेटा वो रिदम सेंटर ही करता है, ठीक है। अब उसको ऑपरेट करने के लिए कभी न्यूमोटॉक्सिक तो कभी एपन्यूस्टिक, ठीक है, कभी आयोटिक कैरोटिड रिसेप्टर तो कभी कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक है। तो बेटा इट्स ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अगर कोई भी डाउट्स हो या फिर समझ में ना आया हो लेक्चर तो मुझे कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉच।